मतलब माइक का वॉल्यूम तो फुल ही है, बट आई विल स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, ठीक है? ट्रम्प टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। हाँ, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज गोइंग अराउंड? Ukraine inaugurated bronze Mahatma Gandhi statue on Gandhi Jayanti. Very good, Aditya. That is a very good news. ठीक है? Because it can be asked in a question in a way that which country recently unveiled a bronze statue of Mahatma Gandhi. The answer is Ukraine. ठीक है? Very good. हाँ, अटल टनल, उसके बारे में तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ेंगे। अटल टनल was inaugurated by मोदी जी। Yes, very good, Manish. फिर हाँ, टनल तो हो गया, चलो और कुछ। यूपी केस के ऊपर कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक है? स्पेशली जनरल नॉलेज डोमेन, ठीक है? हाँ राहुल, मतलब दोज आर पॉलिटिकल न्यूज, आई डोंट नो बिकॉज मैं न्यूज ही नहीं देखता, सो ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज न्यूज़पेपर, नो न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया। हाँ, H1B वीजा के बारे में आता रहता है। वी शुड नो अबाउट H1B के व्हाट इज द H1B वीजा इज अबाउट। मैंने ये पहले पढ़ा चुका हूँ नामरा। लाइक H1B वीजा इज लाइक अ वर्क परमिट इन यूएसए, ठीक है? अगर यूएसए में आपको काम करना है, लीगली कह रहा हूँ, देन आपको H1B वीजा लेना पड़ता है। हाँ देवांश, क्लैट 2020 पेपर मुझे पूरा कैसा है वो मुझे नहीं पता चलेगा, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट रीजनिंग पार्ट और मैथमेटिक्स पार्ट, तो वो कितना लेंथी है या नहीं है। मैं जीके के बारे में बता सकता हूँ। जीके में आई थिंक देयर वर अप्रॉक्स 6 पैराग्राफ, ठीक है? उसमें से मुझे लगता है 3 वेर वेरी इजी, वो हो सकता है इजी थे, और बाकी के 3 वेर टफ। हाँ, क्लैट में। सो आई थिंक 3 वेर एक्चुअली वेरी इजी, और जो इजी वाले 3 पैराग्राफ है उसके क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। मतलब आप पैराग्राफ पढ़े बिना आंसर दे सकते हो, आज हम देखेंगे, ठीक है? मैंने पैराग्राफ नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने उसके सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा आपके साथ, और आप लोग अगर उसे अच्छे से पढ़ोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो आप बिना पैसेज पढ़े आंसर दे सकते हो। लेकिन जो बाकी के 3 पैराग्राफ थे वो एक्चुअली में टफ थे, देयर इज नो डिनायर इन दैट। सो जीके मेरे हिसाब से इट वाज अ बैलेंस, मच मोर ऑफ अ बैलेंस दे हैव क्रिएटेड। आधा हार्ड रखा था, आधा इजी रखा था, और हार्ड भी मतलब उनके लिए था जो मतलब कुछ अवेयर नहीं है करंट हैपनिंग से। अगर वो भी बेसिकली कुछ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर अच्छे से, तो वो भी डूएबल पार्ट था। इजी वाले आज देखेंगे, हार्ड वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एज इन नेक्स्ट संडे। हाँ, पैराग्राफ बहुत बकवास थे। यस, ठीक है, ओके, चलो गाइस हम शुरू करते हैं। और आप सबने देखा पेपर, जैसे मैंने रिसेंटली बात की थी। हाँ एग्जैक्टली, अभी इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें कहाँ से पता होगा? ठीक है, मैंने आपको क्लैट का पेपर देखने को बोला था 2020 के बारे में, 2020 का ही देखना है हमें, ठीक है? बिकॉज तब पैटर्न चेंज हुई है इस बार का। सो आई विल स्टिल एडवाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड टेक अ लुक, ठीक है? अभी हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है? आज हम इजी वाले पैराग्राफ देखेंगे लास्ट। चलो शुरू करते हैं। देखो, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट fired a new version of nuclear capable शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है? शौर्य एक मिसाइल है
मिसाइल, ध्यान से सुनो, मैं हमेशा कहता हूं आप मेरी बात पहले अच्छे से सुनोगे, बाद में आप लिखना, ठीक है? पहले मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूं वो इंपॉर्टेंट होता है। शौर्य एक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल्स दो टाइप की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक होती है क्रूजर मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है और बाद में री एंटर करती है टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर टारगेट। पता चल गया इतना? बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है? इट गोज आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर और बाद में री एंटर करती है टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर टारगेट। और जो क्रूजर मिसाइल होती है वो अर्थ के सरफेस से एकदम नजदीक होके ट्रैवल करती है, मतलब एकदम सरफेस टू सरफेस ट्रैवल करती है, उसे कहते हैं क्रूजर मिसाइल। ये मिसाइल की टाइप्स हो गई। शौर्य के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, ठीक है? मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ सकता है, इट कैन ब्लास्ट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है? फिर इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब ये किसी एरियल थ्रेट को मार गिराने में कामयाब नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज अ सरफेस टू सरफेस launch and destroy vehicle, ठीक है? And it can hit up to the targets of 800 किलोमीटर, ठीक है? अब लिख लो। और ये जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है? ये सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए हमें, ठीक है? चलो नहीं नहीं, Parnika, I don't think they will ask this kind of questions. But this terminology is for your understanding. मतलब आप सिर्फ अगर बैलिस्टिक में सिर्फ इतना करके लिखोगे ना कि इट गोस आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आपको एक मेमोरी रिकॉल अच्छा रहेगा, ठीक है? They won't ask you this kind of questions IPM इंटरव्यू। लेकिन अगर पता हो then it is a smart thing. आप सिर्फ बैलिस्टिक के बाजू में लिख सकते हो आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, और क्रूज मिसाइल के बाजू में लिख सकते हो क्लोज टू द सरफेस। अगर इतना भी बोलो ना आप कहीं पे भी कभी पे भी, तो इट इज गुड। हाँ शिखर, आपका डाउट जल्दी पूछो। चलो ये हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? काली रिवर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, केबीसी में आया था। अच्छा है ना यार, अगर वो मेरा स्टूडेंट होता तो उसको काली रिवर के बारे में पता होता, ठीक है? आई डिडंट नो, मैंने नहीं देखा केबीसी, सो मुझे नहीं पता। बट काली रिवर इज अ वेरी फेमस रिवर। काली एंड महाकाली आर अ वेरी फेमस रिवर, सबको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। चलो गोइंग अहेड नाउ, ठीक है? चलो गाइस, ये सबने लिख लिया ना? हाँ, ट्रीटी ऑफ सकौली के बारे में ही हमने पढ़ा था, आज देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है? बिकॉज क्लैट की एग्जाम में भी उसके बारे में पूछा था। वी विल सी ऑल दोस क्वेश्चन टुडे, ठीक है? चलो अभी ये लिख लिया, देन मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? चलो देखो, आर्मी हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ वॉर मेमोरियल। आपको पता होगा गालवान वैली में एक क्लैश हुआ था इन विच अवर 20 soldiers were martyred. So in their honor, Indian Army will be making a memorial there, ठीक है? और वो ऑपरेशन का नाम था, the operation in which the 20 soldiers were lost, that operation is called Operation Snow Leopard, ठीक है? मुझे ये बताओ, स्नो लेपर्ड के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर रिसेंटली कौन से स्टेट ने खोला था? मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूं आपको, स्नो लेपर्ड के बारे में ही मैंने पढ़ाया था। अरे वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। गर्वित, वेरी गुड। नामरा, सिद्धांत, एक्सीलेंट। इट वाज
इन उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे आप इंटरलिंक कर सकते हो तो आपके करंट अफेयर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए एक मतलब कंजर्वेशन सेंटर खोला है, ठीक है। और वॉर मेमोरियल कहां पे बनाया जाएगा, देन इट विल बी लोकेटेड ऑन स्ट्रेटेजिक दुर्मुख श्योक दौलत बैग ओल्डी, ठीक है, लद्दाख में। लिख लो अभी फटाफट। और श्रीकर सारी कॉलेजेस अच्छी होती है, ठीक है। बेसिकली इट इज अप टू पीपल टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट दे डोंट वांट टू डू, ठीक है। हो गया गाइस, लिख लिया। लिख लिया सबने? शुड आई गो अहेड? इंडिया का सबसे पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन और आराम से इसका आंसर आना चाहिए। सबसे पहला गोल्ड मेडल, ओलंपिक मेडल, सॉरी, हाँ ओलंपिक मेडल, सॉरी, मैंने सिर्फ सिंगल पर्सन बताओ, सिंगल पर्सन, वुमन बता दो, चलो। फर्स्ट वुमन गोल्ड ओलंपिक मेडल, हाँ, कर्नम मल्लेश्वरी। फर्स्ट वुमन टू विन ओलंपिक मेडल इज कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, अटल टनल फाइनली ओपन हो गया है, इट हैज बीन इनॉग्रेटेड एंड गाइस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टनल। एक्चुअली मुझे भी जाना है, आई एम सो मच एक्साइटेड। इट इज द लॉन्गेस्ट टनल, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल। कहाँ पे बना है? रोहतांग में। रोहतांग एक पास है जो मनाली को लाहौल और स्पीति के साथ कनेक्ट करता है, और लाहौल और स्पीति इज लोकेटेड इन हिमाचल, मनाली इज ऑल्सो लोकेटेड इन हिमाचल, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली इज लोकेटेड ऑन मनाली टू लेह हाईवे, और उसके रास्ते में आता है रोहतांग एंड लाहौल स्पीति। पता चल गया? मनाली से लेह का एक हाईवे है, उस हाईवे पे सबसे पहले मनाली आता है, बाद में रोहतांग आता है, और बाद में लाहौल स्पीति आता है। लेकिन लाहौल स्पीति और रोहतांग में इतना बर्फ गिरता है कि वो 4 महीने तक ही ओपन होता है, ठीक है। बाकी के 8 महीने 6 महीने वो ब्लॉक रहता है, ठीक है। सो फाइनली गवर्नमेंट ने 9 किलोमीटर लंबा टनल बनाया है, ठीक है, जो मनाली और लाहौल को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। और कहाँ पे लोकेटेड है अटल टनल? तो एक माउंटेन रेंज है, बहुत फेमस है इंडिया में, इट इज कॉल्ड पीर पांजल रेंज, ठीक है, वहां पे लोकेटेड है। लिख लो, पीर पांजल क्या है? वो माउंटेन रेंज का नाम है। रोहतांग क्या है? वो एक पास का नाम है, ठीक है। और लाहौल स्पीति एंड मनाली आर प्लेसेस, बेसिकली दे आर सिटी लोकेटेड इन हिमाचल, ठीक है। लिख लो। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, और देखो आप समझो इससे क्या होगा, इट विल बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दिस रीजन, ठीक है। अगर आप जहां पे रहते हो, अगर वो 6 महीने बाकी के एरिया से कट ऑफ हो जाता है तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाता है, ठीक है। ट्रेड, ट्रांजिट सब बंद रहता है। और बेसिकली ये भी सोच लो दैट आर्मी की मूवमेंट इससे बहुत इजी हो जाएगी। पहले आर्मी को ले जाना होता था तो उनको वाया श्रीनगर जाना पड़ता था, लेकिन अब आर्मी पूरे साल डायरेक्ट मनाली टू ले जा सकती है विदाउट गोइंग थ्रू श्रीनगर, ठीक है।
पता चल गया गाइस? दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड ऑल्सो, ठीक है, आर्मी के लिए भी और वहां के लोकल्स के लिए भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। चलो हो गया। सबसे पहली वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन इंडिया? सबसे पहली वुमन चीफ मिनिस्टर कौन है? मतलब आप लोगों ने अभी तक स्टैटिक मोशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग 5 आंसर्स। द आंसर इज सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी, शी वॉज द सीएम ऑफ यूपी, ठीक है, सबसे पहले। एंड इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग स्टैटिक पढ़ो, ठीक है। मैं भी क्वेश्चंस पूछूंगा ही, लेकिन आप भी पढ़ो अपने आप से, ठीक है। चलो गोइंग अहेड। देखो, रिसेंटली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। ये दोनों कंट्री एक टेरिटरी को लेके झगड़ रहे हैं। उस टेरिटरी का नाम क्या है? द आंसर इज नागोर्नो कारबाख, ठीक है। ये डिस्प्यूट चल रहा है सिंस 1988। ये पता होना चाहिए आपको। नागोर्नो कारबाख रीजन इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। मतलब ये पार्ट अजरबैजान का है, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है आज की डेट में? देन द आंसर इज एथनिक आर्मेनियंस। बेसिकली ये कश्मीर जैसा इश्यू है, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जैसा। एक्चुअली में पार्ट है कहाँ का? इंडिया का, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? पाकिस्तान, ठीक है। इन द सेम वे नागोर्नो काराबाख इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, वो पूरी वर्ल्ड मानती है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है अभी? आर्मेनिया, ठीक है, लिख लो। और आप एक नोट भी लिख सकते हो साइड में, देख ये दोनों वेर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, you just have to write that both of Armenia and Azerbaijan are the were formal part of USSR. हो गया गाइस, लिख लिया? सबका हो गया? तो बताओ अजरबैजान का कैपिटल क्या है? What is the capital of Azerbaijan? It is very easy. Very good कवन। श्रीकर आपका भी सही है। सिद्धांत वेरी गुड। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, ठीक है, बाकू, BAKU। और अर्मेनिया का क्या क्या कैपिटल है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया? हाँ वेरी गुड श्रीकर। सिद्धांत, हितांशी वेरी गुड, कावन वेरी गुड। द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया इज यारावान, YEREVAN, यारावान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड, चलो देखो, zombie fires are right now going on in Arctic region,
एंड इट इज अ कॉज ऑफ वरी, ठीक है, बिकॉज आर्कटिक में फायर होना वैसे तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि जो जगह पे कभी फायर्स नहीं होती थी वहां पे फायर्स होना शुरू हो गया है, इवन इन द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन क्या होता है बेसिकली, जहां पे रीजन पूरा फ्रोजन रहता है पूरे साल या मोस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, और टुंड्रा इज अ काइंड ऑफ अ वेजिटेशन, जहां पे टुंड्रा रिलेटेड वेजिटेशन होता है वहां पे भी अब फायर्स होने लगी है। सो इट इज अ कॉज ऑफ वरी, ठीक है, देख लो, ये ज़ॉम्बी फायर्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइक ये कहां पे होती है, देन इट इज इन आर्कटिक रीजन, लिख लो। और ये मैंने आपका क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर देना है आपको। हाँ कवन, मैं बताता हूँ उससे ज़ॉम्बी फायर क्यों कहते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, ज़ॉम्बी फायर्स क्या है बेसिकली, कि फायर्स जैसे कि मैंने कहा नेचुरली होती है, देन वो सॉइल में दब जाती है बिकॉज वहां पे परमाफ्रॉस्ट हो जाता है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि आपका सब सॉइल इज इन अ फ्रोजन स्टेट, ठीक है, तो फायर थोड़ी सी डाउज हो जाती है और उसके ऊपर बाद में पीट और हमस का लेयर आ जाता है, ठीक है। फिर जब गर्मी बढ़ती है वहां पे तो अचानक से वो फायर रीइग्नाइट हो जाती है। सो इस टाइप की फायर्स को ज़ॉम्बी फायर कहा जाता है, ठीक है, जो पुरानी फायर होती है लेकिन ड्यू टू ऑर्गेनिक लेयर अपॉन इट वो डाउज हो जाती है, और बाद में जब गर्मी बढ़ती है तो वो अचानक से वापस इग्नाइट हो जाती है, ठीक है। एंड जिसने भी आंसर हिमाद्री लिखा है, वेरी गुड गाइस, आंसर इज हिमाद्री, यस, हाँ आंसर इज हिमाद्री, ठीक है। हाँ एतांशी, वेरी गुड, ठीक है। और एक और बात, एंटार्क्टिका में देर आर 3 रिसर्च स्टेशन। सबसे पहला सबसे पहला बनाया गया था, ध्यान से सुनना, दक्षिण गंगोत्री करके। दक्षिण गंगोत्री फिर अंडर द सरफेस सबमर्ज हो गया था, सबसे पहले ध्यान से सुनो। अंटार्कटिका में सबसे पहला था, वो इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था, विच वॉज कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद 2 नए बने हैं, जिसका नाम है मैत्री और तीसरे का नाम है भारती, ठीक है। एंटार्क्टिका में देर आर 3, दक्षिण गंगोत्री, लेकिन वो अब नहीं रहा, इट इज डिसफंक्शनल। सो अभी फंक्शनल वहां पे 2 है, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है भारती, ठीक है गाइस, क्लियर, शुड आई गो एड, लिख लिया सबने? हो गया गाइस, ठीक है। चलो, सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर का नाम बताओ, वेरी इजी। कौन है सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर, कौन थे सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर? प्रसन्न, थोड़ी गलती हो रही है आपसे। सिद्धांत, यू आर करेक्ट। कावान, वेरी गुड, द आंसर इज गणेश मालवणकर, ठीक है, जीबी मालवणकर नाम है उनका, गणेश मालवणकर, ठीक है, पता होना चाहिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैं। इसरो ने डिसाइड किया है दैट दे विल बी सेंडिंग अ मिशन
टू वीनस 2025 में। और इस काम के लिए हमारे साथ पार्टनर एजेंसी कौन है? द आंसर इज फ्रांस। जैसे हमारी एजेंसी का नाम इसरो है, वैसे फ्रेंच स्पेस एजेंसी को कहा जाता है CNES, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ठीक है, लिख लो गाइस। वो फंडिंग पे डिपेंड करता है। मार्स को कहा जाता है कि देयर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, इसलिए ज्यादातर मिशन मार्स पे होते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रिसोर्सेस बढ़ते हैं, टेक्निक्स बढ़ती है, देन ऑर्गेनाइजेशन कैन थिंक अबाउट एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स आल्सो। चलो हो गया गाइस, लिख लिया सबने? शुड आई गो अहेड? फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंडर आर्टिकल 324, 3 मेंबर बॉडी। मैंने 10 बार पढ़ाया होगा आपको। उसमें सबसे पहली वुमन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है? द आंसर इज VS रामा देवी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। और सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सबसे पहले, ये तो वुमन है, द फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन सबसे पहले 1950 में जब बना था इलेक्शन कमिश्नर, 50 या 51 में, तब उनका सबसे पहला कौन था? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, सुकुमार सेन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के साथ हमने हमारे गगनयान मिशन के मेडिकल सप्लाईज के लिए टाई अप किया है? कौन सी कंट्री के साथ हमने मेडिकल सप्लाईज के लिए टाई अप किया है टू प्रोवाइड अस मेडिकल एक्सपर्टीज फॉर आवर एस्ट्रोनॉट्स? द आंसर इज फ्रांस। ठीक है, रशिया नहीं है इसमें। द आंसर इज फ्रांस। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। चाइना टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस। चाइना को रिसोर्सेस चाहिए, कहीं से भी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उन्होंने अब स्पेस को भी नहीं छोड़ा। सो दे आर प्लानिंग टू माइन रिसोर्सेस फ्रॉम स्पेस, एस्टेरॉयड से बेसिकली। ठीक है, और ये कौन करने वाला है? चाइनीज गवर्नमेंट खुद नहीं करने वाली है। इट इज अ प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस, विच इज लोकेटेड इन बेजिंग। ठीक है, they will be sending a robot which is called asteroid mining robot। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक है, और ये पहले मिशन में क्या देखेंगे? they will be seeing the capabilities of this particular robot to mine the surface of asteroid। बेसिकली चाइना को, मतलब चाइना की ये फर्म देखेगी कि क्या उनकी टेक्नोलॉजीज आर कैपेबल इनफ टू माइन द सरफेस ऑफ द एस्टेरॉयड। ठीक है, लिख लो। स्वयं नो, बिकॉज स्काई, मतलब स्पेस इज कंसिडर एज ओपन, मतलब कोई भी कर सकता है। देयर आर सम अग्रीमेंट्स टू फॉलो, बट दे आर नॉट बाइंडिंग अग्रीमेंट्स।
ठीक है, इट इज नॉट वायलेशन ऑफ एनी क्रीड। कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पे पाया जाता है? एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड वेयर? मार्स एंड जुपिटर। कवन, वो तो पता चल सकता है, डेफिनेटली पता चल सकता है। आप अगर कोई टेलीस्कोप यूज कर रहे हो, फिर लेजर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, सो यू कैन फाइंड व्हाट आर द पोटेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन एनी सरफेस, ठीक है। वो तो इजी टास्क है, वो तो हो सकता है, ठीक है। जैसे हम नहीं ढूंढ लाते दैट वीनस पे ये एलिमेंट्स लोकेटेड है या मार्स पे ये एलिमेंट लोकेटेड है, दैट कैन बी डन थ्रू टेलीस्कोप, थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। चलो गाइस, हो गया। द आंसर इज मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। शुड आई गो अहेड गाइस? सबसे पहली ट्रेन इंडिया में कहां से कहां तक चली थी और कौन से साल में चली? फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया बिटवीन विच डेस्टिनेशंस एंड इन विच ईयर? बताओ। द आंसर इज मुंबई टू थाने, ठीक है। एंड इन 1853, वेरी इजी, ठीक है। मुंबई, हाँ, मतलब बोरी बंदर इज लोकेटेड इन मुंबई। मुंबई टू थाने, ठीक है, इन 1853। और उस टाइम पे हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन है वो महान व्यक्ति? रानी की झांसी को किसके साथ प्रॉब्लम था? सोचो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? डेलहाउसी, यस, लॉर्ड डेलहाउसी, ठीक है। वेरी गुड। चलो चलो, वन मोर क्वेश्चन उसके ऊपर ही। सबसे पहले पोस्टेज स्टैंप इंडिया में कब इश्यू हुआ था? विच ईयर? ईयर बताओ। सबसे पहला पोस्टेज स्टैंप कब इश्यू हुआ था इंडिया में? ये भी लॉर्ड डेलहाउसी ने ही किया था। द आंसर इज 1854, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड। देखो, रिसेंटली महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट ने कॉन्गो फीवर के बारे में अलर्ट डिक्लेयर किया है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारा जो वलसाड़ का डिस्ट्रिक्ट है और पालघर का डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र पे, दे आर नेबर्स, ठीक है, वो बॉर्डर है। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड पालघर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, और इन दोनों जगहों पे कॉन्गो फीवर के लिए अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। कॉन्गो का पूरा नाम क्या है? क्रीमियन भी एक जगह है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड पे, क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। पॉपुलरली कहा जाता है कॉन्गो फीवर। ये किससे स्प्रेड होता है? टिक से, टिक, इन्फेक्टेड टिक। और ये एक टाइप का वायरस है, ठीक है, नायरो वायरस। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? बनी विरिडे, ठीक है। ये ज्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स से ये ह्यूमंस को भी ट्रांसफर होता है। बेसिकली इसे जूनोटिक डिसीज कहा जाता है, ठीक है। जूनोटिक डिसीज, जो डिसीजेस एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। ये एनिमल से ह्यूमन में भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल का मीट खा रहे हो या उनके ब्लड के साथ
कांटेक्ट में आते हो तो, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। हमें पता होना चाहिए दैट इट इज अ वायरस, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिख लो, जूनोटिक मतलब इट इज ट्रांसफर्ड इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में जो डिसीज पाए जाते हैं उनको जूनोटिक डिसीज कहा जाता है, ठीक है। चलो गाइस, हो गया। स्वयं आपका वीडियो इज ऑन, कैन यू टर्न इट ऑफ? थैंक यू। हो गया। ठीक है, चलो। देखो, कुवैत के एमिर, एमिर मतलब कुवैत का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वहां पे उनको एमिर कहते हैं। नाम क्या है इनका? शेख सबा अल, फिर अहमद, फिर सबा अल का उल्टा है अल सबा। पासिस अवे एट द एज ऑफ 91, ठीक है। कुवैत इज लोकेटेड इन द गल्फ रीजन, ठीक है। एक गल्फ का अरब स्टेट है। कुवैत इज फेमस फॉर इट्स ऑयल, ठीक है। ऑयल सबसे ज्यादा कुवैत में होता है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब वन ऑफ द प्लेसेस वेयर ऑयल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उमेर के एमिर के गुजर जाने के बाद his duties were assigned to his half brother. प्रिंस का मतलब होता है कि अगर ये एमिर गुजर जाते हैं तो क्राउन प्रिंस उनकी जगह पे पोजीशन लेता है। और अब कुवैत का नया एमिर कौन है? द आंसर इज नवाफ अल अहमद अल सबा। मतलब अब कुवैत का क्राउन प्रिंस एमिर बन चुके हैं, ठीक है। नवाफ एल अहमद अल सबा इज द न्यू एमिर, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ कुवैत, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज डीन ऑफ अरब पॉलिसी। उनको अरब पॉलिसी का डीन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज आपको पता होगा, आप सबने एयरलिफ्ट तो देखा ही होगा। एयरलिफ्ट में क्या दिखाया जाता है? दैट कुवैत वाज अटैक्ड बाय इराक, बगदाद, इराक ने अटैक किया था अंडर सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो काफी सारी कंट्रीज ने इराक का साथ दिया था तब, ठीक है। बट ही मेड श्योर दैट ही विल हैव गुड रिलेशन विथ ऑल दोस कंट्रीज जो इराक के साइड पे थे, ठीक है। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द डीन ऑफ अरब डिप्लोमेसी, ठीक है। लिख लो, he is called dean because he was able to generate good relations with all those countries जिसने वॉर में इराक का साथ दिया था, ठीक है। लिख लो, इराक के बारे में आज क्वेश्चन रखा है मैंने आप लोगों के लिए। हो गया गाइस, लिख लिया। एवरीबॉडी, कुवैत का कैपिटल क्या है? चलो वो बताओ,
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कुवैत? बड़ा बड़ा फनी कैपिटल है इसका। इसका कैपिटल वो खुद है, कुवैत सिटी। ठीक है, ठीक है। इराक का कैपिटल क्या है? इराक का कैपिटल क्या है? हाँ, इराक का कैपिटल बताओ। इराक का कैपिटल तेहरान कब से होने लगा भाई? गर्वित, आपने ईरान बताया, आपने ईरान का कैपिटल बताया है। ईरान का कैपिटल तेहरान है, लेकिन इराक का कैपिटल है बगदाद। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बगदाद। और मुझे ये बताओ, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये आपको आना ही चाहिए। इराक की सिटी है बगदाद, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मैंने आपको तब भी बताया था। देख, इराक का कैपिटल है बगदाद, इज फेमसली लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नाइल रिवर तो गलत है। नाइल तो पूरे डिफरेंट कॉन्टिनेंट में आती है। द आंसर इज टिग्रीस। टिग्रीस, टिग्रीस रिवर गाइस। मैंने बताया था आपको यूफ्रेट्स और टिग्रीस के बारे में। मैंने आपको इंडस से समझाया था। देख, जैसे इंडस के पास पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इन द सेम वे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश इन यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस रिवर सिस्टम। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वाज फ्लोरिश इन यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस। लेकिन बगदाद का जो बगदाद है वो लोकेटेड है ऑन टिग्रीस। ठीक है, ये गलती मत करना। चलो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, बगदाद इज लोकेटेड ऑन टिग्रीस। मेसोपोटामिया इज सिविलाइजेशन ऑन द रिवर्स ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस। सिविलाइजेशन में दोनों रिवर आएगी, लेकिन बगदाद इज लोकेटेड ऑन द रिवर टिग्रीस। ठीक है, चलो वेरी गुड। ये सब पता होना चाहिए, दिस आर इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। चलो देखो, रिसेंटली इंडिया ने डिसाइड किया है दैट दे विल लॉन्च अ स्टैम्प ऑन द बर्थ सैनिटरी ऑफ बंग बंधु। आपको मुझे ये बताना है कि बंग बंधु है कौन, और ये कौन सी कंट्री से आपको लगता है रिलेटेड न्यूज है। ये मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं आपके लिए। बंग बंधु है कौन, वो मुझे बताओ, और कौन सी कंट्री से रिलेटेड है ये न्यूज? अरविंद, वेरी गुड। भूटान, भूटान, भूटान तो गलत आंसर है। सिद्धांत, वेरी गुड। गौतम, वेरी गुड। बताओ बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो आंसर बता ही देता हूं। देखो, बंग बंधु कहा जाता है, बंग मतलब बांग्ला और बंधु मतलब फ्रेंड। देन बांग्लादेश फ्रेंड हम कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इज कंसिडर एज द फादर ऑफ बांग्लादेश, फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो ये शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म जयंती आने वाली है। ठीक है, तो उनके मान के लिए हम बनाने वाले हैं और हम लॉन्च करने वाले हैं एक स्टैम्प। ठीक है, बिकॉज बांग्लादेश ने रिसेंटली महात्मा गांधी के बर्थडे के ऊपर वहां पे स्टैम्प लॉन्च किया था। ठीक है, पता चल गया गाइस, क्लियर? और मैंने आपको यह भी बताया है दैट शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान। ठीक है, ऑल क्लियर गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया सबने?
शेख मुजीबुर रहमान इज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। चलो, अमर सोना बांग्ला किसने लिखा है? नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश किसने लिखा है? वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेशनल एंथम और वहां का नेशनल एंथम दोनों एक ही इंसान ने लिखा है। वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर। और सबसे पहला इंडियन कौन है नोबेल प्राइज जीतने वाला? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल इन एनी फील्ड? कोई भी फील्ड में सबसे पहला नोबेल जीतने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो, गोइंग अहेड गाइस, मदर टेरेसा कोई नहीं, वो सब बाद में जीते, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलो, ये सब चीजें याद रखनी है, बिकॉज मैंने सिर्फ अभी आपको इतना ही पूछा है कि सबसे पहले कौन जीता। कोई भी फील्ड में फील्ड स्पेसिफिक मैंने नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ नॉर्मल पूछा था, सबसे पहले नोबेल कौन जीता। द आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। चलो देखो, ये रिसेंटली एक न्यूज हुआ है दैट इंडिया हैज प्रोटेस्टेड पाकिस्तान's announcement of conducting elections in गिलगित बाल्टिस्तान। हम ये इश्यू को कब से ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान में रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या कहा था, दैट वी विल डिक्लेयर गिलगित बाल्टिस्तान एज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तब भी इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था, और रिसेंटली गिलगित बाल्टिस्तान के लिए एक इलेक्शन होने वाला है, वहां पे उनकी खुद की एक असेंबली है, तो इंडिया ने वापस प्रोटेस्ट किया है। मुझे आपको ये पूछना है दैट गिलगित बाल्टिस्तान इज द पार्ट ऑफ विच इंडियन टेरिटरी? पार्ट ऑफ विच इंडियन टेरिटरी? बताओ। मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया में कौन से पार्ट की टेरिटरी मानी गई है? इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है दैट गिलगित बाल्टिस्तान इज अ पार्ट ऑफ विच टेरिटरी इन इंडिया? कश्मीर तो गलत हो जाएगा, मैंने आपको तब भी पढ़ाया था, आई थिंक आप लोग भूल गए हो या आपका ध्यान नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। गवर्नमेंट ने कहा है दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट है। और पीओके जो है वो कौन सी टेरिटरी का पार्ट है? POK is the part of which territory in India? The answer is Union Territory of Jammu and Kashmir. ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज अब जम्मू कश्मीर का स्टेट ही नहीं रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो दैट गिलगित बाल्टिस्तान इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है दैट गिलगित बाल्टिस्तान इज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड POK इज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप कश्मीर को स्टेट नहीं गिन सकते, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू दिस डिटेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, रिसेंटली इंडिया एंड जापान कंडक्टेड अ 3-day गाइस, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आपको अच्छे से? अच्छे से दे रहे हैं ना सबको, ठीक है। हाँ, देखो, इंडिया एंड जापान रिसेंटली कंक्लूडेड अ 3-day नेवल एक्सरसाइज। नाम क्या है? जिमैक्स। इट इज द 4th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हमने पैसेक्स के बारे में पढ़ा था, जो किसके बीच में था? लास्ट टाइम जो हमने पैसेक्स पढ़ा था वो किसके बारे में था? पासेज एक्सरसाइज। आप भूल गए हो क्या सब लोग? लास्ट टाइम ही पढ़ाया था और एक भी आंसर नहीं आ रहा।
इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस बार हम पढ़ रहे हैं जिमेक्स के बारे में। इट इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। इट इज द 4th एडिशन। और कहां पे हेल्ड हुई है? नॉर्थ अरेबियन सी, लिख लो, नॉर्थ अरेबियन सी, ठीक है। वेरी गुड आदित्य। आदित्य आप सोचो आप गलत कहां पे हो। संयोग कैजिन इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है, लेकिन इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आप खुद मुझे सोच के बताओगे। आई वॉन्ट यू टू लर्न बाय योर सेल्फ। फर्क क्या है इन दोनों एक्सरसाइज के बीच में? आप सही हो कि सर आपने तो पढ़ाया था कि संयोग कैजिन भी है एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान की, लेकिन एक प्राइमरी डिफरेंस जो मैंने समझाया है, तब भी मैंने बताया होगा, आज भी बताता हूं, वो कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज थी। हाँ आदित्य, वेरी गुड। वो कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज थी और ये नेवल एक्सरसाइज है। चलो गाइस, हो गया। एक्सरसाइज याद रखनी है गाइस, ठीक है। उसमें से बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पैसेक्स वाज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, ठीक है। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड? रिम पैसिफिक वाज तो यूएसए की थी, प्रसन्ना। चलो फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो। सेंटर हैज अपॉइंटेड पीडी वाघेला, ही इज आईएएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात एंड ही विल टेक द चार्ज ऑफ ट्राई, ठीक है। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिख लो। कुछ हमेशा से कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके एक साल पहले के करंट अफेयर्स से ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। हाँ कवन, द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ कुछ पता चल गया आपको? आपको एक साल तक पढ़ा, सपोज आपकी एग्जाम मई में होती है तो आपको पिछले साल के मई के करंट अफेयर्स से ऑनवर्ड्स पढ़ना चाहिए। चलो गाइस, ये हो गया, शुड आई गो अहेड? सबका हो गया? बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना है इसमें तो। चलो गोइंग अहेड नाउ। देखो, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 नई ब्रांच ओपन की है। कहां पे? चेन्नई, इम्फाल एंड रांची। National investigation is the central agency to carry out investigations for terror related crimes, ठीक है। लिख लो गाइस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है किसी को भी टेररिस्ट बना, सॉरी मतलब टेररिस्ट को ढूंढने के लिए, किसी को भी कहीं पे भी टेररिस्ट ढूंढने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। और एनआईए को बनाया गया था आफ्टर ताज अटैक्स इन 2008, ठीक है। लिख लो।
हो गया। आपको पता होना चाहिए, सपोज मैं समझाता हूं आपको कि अगर सीबीआई को किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करना होता है गाइस, देन दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन एनआईए को ऐसी परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट एनी केस रिलेटेड टू टेरर, ठीक है। पता चल गया गाइस? गौतम, इसके लिए ना मैं कोई दूसरा लेक्चर लूंगा, बिकॉज ये इतना ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है आपने। ईडी कैसे फंक्शन करता है, मतलब कैसे पता होगा मुझे इतना पता है दैट ईडी इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलो हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली सीकिंग महबूबा मुफ्ती रिलीज टुडे। आपको मुझे ये बताना है, ध्यान से सुनना गाइस, दिस इज अबाउट इंप्रूविंग योर लीगल नॉलेज। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव पावर टू इश्यू व्रिक्स पिटिशन, ये लिखना है आपको। सो कौन सी पिटिशन इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट, जिससे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है दैट यू हैव टू ब्रिंग दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस। उस पिटीशन का नाम क्या है? आप सबने सुना होगा, बहुत सुना होगा। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, इन विच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द पुलिस और एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल टू रिप्रोड्यूस द डिटेन पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। इसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस मतलब बॉडी, मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं व्रिट पिटिशंस, व्रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और महबूबा मुफ्ती को कौन से आर्टिकल के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था? एक मुझे आर्टिकल बताओ और मुझे बताओ कि कौन सा लॉ था। आर्टिकल और लॉ दोनों बताना है, मैं आपको दोनों पढ़ा चुका हूं। वेरी गुड गाइस, आर्टिकल 22 के बारे में मैंने पढ़ाया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन को एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट लॉस बनाती है, लाइक पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इट इज अ लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। देन देयर इज अ लॉ फॉर यूएपीए, ठीक है। दिस आर प्रिवेंटिव डिटेंशंस लॉ। देन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये सारे लॉ है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं। पता चल गया गाइस आपको? पूरा होलिस्टिकली कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, ठीक है। और ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकिन सब काम की है। एवरीवन क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स? सो शुड आई गो अहेड? सबका हो गया? शुड आई गो अहेड? लिख लिया आप सबने? और मैं आपको आगे के लेक्चर में दूसरी ब्रिक्स भी पढ़ाऊंगा आराम से, ठीक है। आई विल टीच यू अदर ब्रिक्स इन द कमिंग लेक्चर, ठीक है। चलो गोइंग अहेड नाउ। यूएपीए अंश थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, आई विल मेक श्योर कि मैं आगे के लेक्चर में कवर करूंगा इसके रिगार्डिंग। जब भी कोई न्यूज आएगी यूएपीए के रिगार्डिंग, तब मैं उसको कवर करूंगा पक्का, ठीक है। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट साल भी आना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है।
आप सबने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में सुना ही होगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज द एपेक्स बॉडी जो पूरा का पूरा मेडिकल प्रोफेशन इंडिया में रेगुलेट करता था। इट इज अ 64-year-old इंस्टीट्यूशन जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंडर बनाया गया था। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंडर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया बनाया गया था, जो पूरे डॉक्टर्स और उनकी पूरी की पूरी प्रोफेशन को पूरे इंडिया में रेगुलेट करता है। ठीक है। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको पूरा का पूरा एबॉलिश कर दिया है और उसके जगह पे नया नेशनल मेडिकल कमीशन ऑर्गेनाइज किया है। मतलब नया मेडिकल कमीशन की बॉडी का इंस्टॉलमेंट किया है। ठीक है। और ये नई बॉडी जो बनाई गई है, द न्यू बॉडी, उसका हेड कौन है? द आंसर इज डॉक्टर सुरेश चंद्र। ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेड दिस नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, लिख लो। हो गया गाइस? हो गया सबका? शुड आई गो हेड? अच्छा, चलो ये बताओ, सबसे पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी गुड। क्या नाम है? द आंसर इज प्रतिभा पाटिल। ये तो मुझे पता था आप सबको आएगा। द रियल क्वेश्चन इज, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? ये मेरा क्वेश्चन था। माय एक्चुअल क्वेश्चन इज, शी इज विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 14 तो गलत है। 14 तो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद इज 14। 13th वॉज प्रणब मुखर्जी। तो 12th होंगे प्रतिभा पाटिल एंड 11th होंगे एपीजे अब्दुल कलाम। एकदम आसान। 11 नंबर एपीजे अब्दुल कलाम का, 12th इज प्रतिभा पाटिल, 13th इज प्रणब दा, 14th इज रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, फैक्चुअल न्यूज है। एलिसा हेली beats Mahendra Singh Dhoni's record for most dismissal by wicketkeeper in T20 format. She is a player from Australia, ठीक है? And she has beat Mahendra Singh Dhoni for fastest dismissal by wicketkeeper in T20 format. ठीक है, लिख लो।
हो गया? शुड आई गो अहेड? चलो, आई होप सबका हो गया। ये तो 2 लाइन लिखनी है। चलो, हाँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इराक का प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है, आई एम श्योर आप सब भूल गए होंगे कि इराक का प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या। याद रखने की जरूरत है। कौन है इराक का प्राइम मिनिस्टर? गूगल मत करना घर पे बैठ के, अपने आप सोच के बताओ, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रिसेंटली पढ़ाया था मैंने, इसके लिए। हाँ, प्रसन्ना, वेरी गुड, इतना तो आता है। सिद्धांत, एक्सीलेंट जॉब। जय, वेरी गुड। उवेश, एक्सीलेंट। कवान, वेरी गुड। द आंसर इज मुस्तफा अल कदीमी। ठीक है, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सब भूल जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। इराक तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक से हम सबसे ज्यादा तेल मंगाते हैं। हम सबसे ज्यादा ऑयल इराक से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इराक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो आगे चलते हैं। चलो गाइस, ध्यान से सुनना। मुझे आप लोगों को मतलब जानना है कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में सैटेलाइट्स कौन बनाता है, तो आप क्या बताओगे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सैटेलाइट्स इन इंडिया? मतलब स्पेस के रिलेटेड है कुछ भी तो कौन बनाता है? स्पेस के रिलेटेड पूछ रहा हूं, पर्निका। तो आप क्या बताओगे? इसरो, वेरी गुड। और अगर मैं बताऊं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मिसाइल्स? मिसाइल्स बनानी है, वेपन्स बनाने हैं। चलो, वेरी गुड। और अगर मैं आपको ये पूछूं कि हमारे यहां पे तेजस किसने बनाया था? तेजस, ध्यान से सुनना। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग तेजस? मैन्युफैक्चरिंग, चलो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग तेजस है। फिर ध्रुव आपने सुना होगा, ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर। तो इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये टाइप के बनाती है, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है? डीआरडीओ नहीं करती है। ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने HAL लिखा है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। डीआरडीओ एक्चुअली में सिर्फ डिजाइन बनाता है, अगर ज्यादा, या तो फिर डिजाइन के इनपुट्स देता है। लेकिन HAL इज द प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने का काम HAL का है। ठीक है श्रीकर, तो आप अपनी एग्जाम में अपनी तरफ से लिखना, ठीक है, कि HAL नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड has rolled out 300th एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ठीक है, ध्रुव एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो खुद HAL ने बनाया है। ठीक है, कहां पे बनाते हैं? बैंगलोर में। एंड इट इज अ रिमार्केबल फीट इन डेवलपिंग ऑफ इंडिजिनस वेपन सिस्टम। लिख लो फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग भूल जाते हैं। और इसका आपको इंपॉर्टेंस, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसका इंपॉर्टेंस अभी आपको आगे पता चलेगा जब हम आज क्लैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ये डिफरेंस मैंने आपके सीनियर्स को भी बताया था, आई होप उनको याद आया हो तब। चलो गाइस, हो गया, ये तो इतना ही लिखना है। हो गया।
चलो, वेरी गुड गाइस, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आपको पता चला मैंने आपको क्यों क्रूज मिसाइल का डिफरेंस समझाया था और बैलिस्टिक का समझाया था। शौर्य एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है और बाद में री एंट्री करती है, और ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो अर्थ के सरफेस को एकदम टच होके चलती है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया ने ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज फायर की है। नाउ ब्रह्मोस इज कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एट 400 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड ब्रह्मोस कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन शिप्स, फाइटर जेट्स और लैंड। लिख लो गाइस। इसलिए मैंने आपको क्रूज और इसका मतलब समझाया था, ठीक है। तो आपको मतलब कुछ क्रैम करने की जरूरत ना पड़े, आपको अच्छे से याद रहेगा। वेरी गुड प्रसन्ना। ये सारे टेस्ट ओडिशा में ही होते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासिनोर ओडिशा, वेरी सिंपल। ITR बालासिनोर ओडिशा बाय DRDO। हो गया गाइस। चलो नेक्स्ट। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि हमारे लिए हमारे लिए मतलब हमारे मोदी जी के लिए, फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए दो नए बोइंग 777 प्लेन्स यूएसए से आ गए हैं इंडिया, ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। द स्पेशल एक्स्ट्रा सेक्शन फ्लाइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया के ऑफिशियल्स यूएसए गए थे और यूएसए से प्लेन लेके वापस आएंगे, और नाउ दिस एयर इंडिया 1 विल बी ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्लेन उड़ाता कौन है, तो वो इंडियन एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जिस किसी प्लेन में भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बैठे होते हैं उसे एयर इंडिया 1 कहा जाता है, लाइक एयरफोर्स 1 ऑफ यूएसए, ठीक है। लिख लो, दे आर 2 बोइंग 777 which will be replacing Boeing 747, ठीक है। लिख लो गाइस। ये पता है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है आप सबको। वेरी गुड, याद रहे। आप कुछ भी दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको क्लिक होना चाहिए कि नहीं हम ऐसा सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। चलो गाइस, हो गया। हो गया। देखो, अब ध्यान से रूल्स सुन लो। मैं अभी क्लैट के इस साल के 3 पैसेजेस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। रूल्स सुन लो। सबसे पहले, कोई भी इंपल्सिव आंसर नहीं देगा। इंपल्सिव आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आप लोग मुझे आंसर नहीं दोगे। जब मैं कहूंगा आपको कि नाउ यू आर फ्री टू गिव आंसर्स, तभी आप सब लोग, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू आंसर, लेकिन वो तभी करेंगे आप लोग जब मैं आपको कहूंगा दैट नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर्स, ठीक है। पता चल गया। एक क्वेश्चन का भी मुझे इंपल्सिव आंसर नहीं चाहिए। और दूसरी इंस्ट्रक्शन, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बारे में सोचोगे। और देखो, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं गाइस, जो क्वेश्चन तो हमें पता नहीं चलते, लेकिन अगर हम उसके क्वेश्चन ऑप्शंस को देखें ना, तो हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, भले आंसर ना पता हो।
लेकिन ऑप्शंस को देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कि नहीं ये आंसर सही होगा। ठीक है, हो गया? शुड आई स्टार्ट? रूल्स पता चल गया ना सबको? चलो, द कंफ्यूजन बिटवीन, ये क्लैट के क्वेश्चन है इस साल के, द कंफ्यूजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑफ अ डिस्प्यूट ओवर अ ट्राई जंक्शन, ये 3 जगह के बारे में डिस्प्यूट था, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको कहा है that you can give answers without even reading the passages, ये 3 में तो डेफिनेटली था, ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली ट्राई जंक्शन पे ये इश्यू था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। 3 जगह का नाम के बारे में ऑप्शन था। ऑप्शन में देयर वर 4 ऑप्शन, इन ईच एंड एवरी 4 ऑप्शन 3 जगहों के बारे में बात की गई थी। नाउ आप लोग मुझे बताओगे कि वो 3 जगह कौन सी हो सकती है। मतलब ये तो मुझे एक भी गलत हो ही नहीं सकता आपका, वो मैं जानता हूं। 3 जगह के नाम बताओ आप लोग मुझे। वेरी गुड आदित्य, गौतम, एक्सीलेंट, सिद्धांत वेरी गुड। द आंसर इज काला पानी, लेपू लेक एंड लिम्पी यदुरा, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैसेज को पढ़ने की भी वैसे जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी सिंपल आंसर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप उसके बारे में सोचोगे, मैं कहूंगा तभी आंसर दूंगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रीटी ऑफ सगौली वाज साइंड बिटवीन हुम, ये क्वेश्चन था कि ट्रीटी ऑफ सगौली किसके बीच में साइन की गई थी। आप अब लोग मुझे आंसर दे सकते हो। इंडिया एंड नेपाल, लेकिन तब इंडिया में कौन सा, किसका राज था? इंडिया तो नहीं था तब, देयर वाज नो इंडिया बैक इन द टाइम। मैंने आपको ऐसा तो नहीं पढ़ाया। द आंसर इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल। ट्रीटी ऑफ सगौली कब साइन की गई थी ये भी आपको पता होगा। इन विच ईयर इट वाज साइन? 1816। वेरी गुड गाइस, देखो दिस वाज द क्वेश्चन, द आंसर इज 1816, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, नेपाल हैज इश्यूड मैप क्लेमिंग एज अ पार्ट ऑफ विच, नेपाल ने जो मैप निकाला था उसमें नेपाल ने लेपुलेख कौन से एरिया का पार्ट बताया था, ये भी मैंने पढ़ाया था, आपको आना चाहिए। हितांशी, श्रीकर, आप दोनों का आंसर सही है। चलो अब मुझे आंसर बताओ। वेरी गुड गौतम। मालो आपसे थोड़ी गलती हो गई है। नामरा, वेरी गुड। द आंसर वाज दारचूला, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि दारचूला के पास हमने रोड बनाया था, तब से ये इश्यू शुरू हुआ था। आपको पता होगा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने रोड बनाया था, हमने उसके बारे में पढ़ा था, फ्रॉम दारचूला टू लेपुलेख, और तभी से नेपाल ने इश्यू रेस किया था। सो हियर द आंसर इज दारचूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच रिवर इज कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल? ये हमने नहीं पढ़ा था, मैंने काली और महाकाली के बारे में पढ़ाया था। काली एंड महाकाली आर सेम रिवर। सोचो, सोचो। अरे ब्रह्मपुत्र संस्कृति कैसे हो सकता है? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा तो आप आराम से रिजेक्ट कर सकते हो, यू कैन एलिमिनेट इट। द आंसर हियर इज गंडक, ठीक है। ये एक्चुअली आई वॉज शॉक बिकॉज मैं जितने भी एडिटोरियल्स पढ़े थे कहीं पे गंडक की बात ही नहीं की थी और नारायणी की बात नहीं की थी। ऑल दे टॉक अबाउट वाज काली, ठीक है, काली महाकाली। सो ये क्वेश्चन था विच वाज बिग ट्रिकी।
बाकी के तो इट वाज इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आंसर हियर इज गंडक। गंडक इज ऑल्सो रिवर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। एंड गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। चलो देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, आपको अपनी कॉमन सेंस से आंसर देना है। गाइस, आप सबको पता है कि एससीओ की मीटिंग के लिए रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे कहीं पे, कहां गए थे? एससीओ की नहीं, सॉरी, हाँ, एससीओ के लिए रशिया गए थे, यस। और रिसेंटली सार्क की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सार्क के सारे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हेड था नेपाल, और मतलब चेयर था, जो मीटिंग चल रही थी उसमें चेयर कौन था? नेपाल। चेयर मतलब जो मीटिंग को लीड करता है, और चेयर हेड कर रहे थे प्रदीप गयाली ने। तो प्रदीप गयाली कौन हो सकते हैं नेपाल के? These are the 4 ऑप्शंस। मतलब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही थी और उसमें हेड था नेपाल, तो नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर ही ऑफ कोर्स उसे लीड करेगा ना, बिकॉज मीटिंग तो फॉरेन मिनिस्टर्स की है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर प्रदीप गयाली का नाम नहीं पता तब भी आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर तो वो डेफिनेटली नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं हमेशा से पूरे स्टूडेंट्स को मैं बार बार बताता हूं कि सारे ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम आपको बाय हार्ट आने चाहिए। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि कौन सा इसमें से पार्ट है सार्क के ग्रुप का। विच कंट्री इज द पार्ट ऑफ साउथ एशिया रीजनल ग्रुप। मैंने बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए थे, पता है कि आपको ऐसा ही पूछ लेंगे कि कौन मेंबर है या कौन मेंबर नहीं है। द आंसर हियर इज मालदीव्स। सिर्फ मालदीव्स ही ऐसा कंट्री है जो सार्क का मेंबर है। इंडोनेशिया एंड म्यांमार एंड थाईलैंड आर ऑल एशियन कंट्रीज। वेरी गुड गौतम। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपको आसियान, सार्क, आरसीईपी सारे कंट्रीज के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। Which country denied Pakistan to represent the disputed map? एक मीटिंग में अजित डोभाल उठ के चले गए थे, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी। तब एक कंट्री ने ना बोला था कि आप भाई पाकिस्तान, आप ऐसा मैप मत दिखाना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये भी। वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट, गुड जॉब, वेरी गुड। द आंसर इज रशिया। मैंने आपको बताया था कि रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ना बोला पाकिस्तान को कि भाई आप ये मत दिखाना, लेकिन तब भी उन्होंने दिखाया था और अजित डोभाल उठ के चले गए थे मीटिंग में से। और नेक्स्ट तो इससे भी आसान क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। हाँ, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। लास्ट सार्क मीटिंग कब हेल्ड हुई थी? बिकॉज इसका आंसर तो मुझे भी नहीं आया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। लास्ट लीडर्स की समिट मीट वाज हेल्ड इन 2016, ठीक है। सो दिस वाज अ बिग ट्रिकी क्वेश्चन। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इन डेप्थ नॉलेज मांगेगा आपके सार्क के बारे में, ठीक है। सार्क के बारे में इन डेप्थ नॉलेज इट विल डिमांड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part was shown as Pakistani territory in new map? जो मैप रशिया के नाम बोलने के बाद भी दिखाया गया था, जिसमें डोभाल साहब उठ के चले गए थे, उसमें कौन सा पार्ट था? वेरी इजी गाइस, ये भी हमने पढ़ा था। द आंसर इज जूनागढ़, ठीक है। पूरा का पूरा कश्मीर एंड जूनागढ़ दिस शोड एज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Rafael, India will increase the strategic partnership between India and France in which region? ये सोच के आंसर देख बताना। अगर किसी ने सोचा होगा इसके बारे में अच्छे से
तो वो इसका आंसर आराम से दे दिया होगा। राफेल डील जो हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसके कारण वेयर विल बी अ गुड पार्टनरशिप इन विच रीजन, कहां पे अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। आदित्य एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्धांत वेरी गुड। चलो मैं बताता हूं आपको। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मिल्क और चाइना इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सिल्क रूट, ये दोनों तो वैसे ही चले जाएंगे बिकॉज दिस आर चाइनाज लेड इनिशिएटिव, ठीक है। इसका आंसर इंडियन ओशन आएगा। मैंने आपको बताया है दैट इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जहां पे इंडिया का इंपॉर्टेंस एंड डोमिनेंस इज मैक्सिमम, ठीक है। और आपको पता नहीं होगा दैट फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। सो बेसिकली इट इज अबाउट कन्वर्जेंस इन इंडियन ओशन, ठीक है। ये थोड़ा कोई न्यूज़पेपर जिसने पढ़े होंगे अच्छे से, इसको इसका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैमर मिसाइल कहां से मंगवाई थी हमने? हैमर मिसाइल कहां से मंगवाई थी हमने, बताओ। पढ़ा चुका हूं मैं, आपको आना चाहिए। चलो ये चार में से आपको क्या लगता है, क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हैमर का फुल फॉर्म क्या है? इट इज वेरी सिंपल। हैमर का फुल फॉर्म ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जब ऑप्शन पढ़े तब मुझे अपने आप पता चल गया कि इसका आंसर बी आएगा। आदित्य आर यू श्योर कि मैंने ये कराया था? बिकॉज मैंने हैमर के बारे में पढ़ाया था, वो तो मुझे याद है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसके बारे में। थैंक यू आदित्य, यू हैव बूस्ट ऑफ माय कॉन्फिडेंस, ठीक है। हैमर इज एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। सॉरी, अभी भी एक्सटेंडेड रेंज, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, मतलब मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। द आंसर हियर इज बी। चलो नेक्स्ट रेंज क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, मुझे आंसर बताओ इसका, सो आई कैन गो टू नेक्स्ट। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स राफेल? वेरी गुड, डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who designs, assembles and fabricate combat aircraft in India? मैंने तेजस के वक्त पढ़ाया था इसके बारे में। अब इसका आंसर क्या आएगा गाइस? और अभी भी पढ़ाया, डीआरडीओ नहीं आएगा इसका आंसर। डीआरडीओ इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग एयरक्राफ्ट। डीआरडीओ ने कभी भी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन नहीं किया, फैब्रिकेशन नहीं किया। द आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। चलो वी विल बी सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मैंने शायद मेरे हिसाब से मैंने राफेल की डील में नहीं पढ़ाया था। दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट आई मिस्ड आउट। मेजर ऑफसेट पार्टनर ऑफ इंडिया फॉर राफेल डील इज, एचएएल नहीं है इसमें। द आंसर इज रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। गाइस ये 3 इजी क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से, इसी पे से। नेक्स्ट टाइम जो मैं क्वेश्चंस करूंगा that will be the questions based on relatively tough। हाँ अंश, ये मुझे पता है, लेकिन स्टूडेंट्स को इतना डायरेक्टली याद नहीं आएगा।
अनिल अंबानी इसमें ही फंसा है, आई नो दैट, लेकिन स्टूडेंट्स एग्जाम में इसको रिकॉल करना इट इज अ बिग चैलेंजिंग अनटिल एंड अनलेस आप एकदम थरो करके गए हो। बाकी के क्वेश्चंस इतने मैंने मतलब बार बार करवाए थे, दैट आर इजी टू रिकॉल, लेकिन ये थोड़ा चैलेंजिंग था। नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग द सो कॉल्ड हार्डर क्वेश्चंस जो थोड़े से चैलेंजिंग थे। ये 3 पैसेजेस मेरे हिसाब से इजी थे, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, वी आर डन फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।